नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ बीपी सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मोशन। मोशन में आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन को पढ़ने से पहले हम कुछ गति के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मेरा चैप्टर का ही नाम गति है, इसलिए गति के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो गति को समझने के लिए सबसे पहले हम खुद का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक तरह से खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं, तो क्या हम गति कर रहे हैं? आप सब कहेंगे नहीं, क्योंकि आप खड़े हैं तो आप तो गति नहीं कर रहे हैं। और यदि हम वही यहाँ से बोल दें कि हम यहाँ से चल के यहाँ पे थे, यहाँ से चल के इधर चले आए यहाँ तक, तो हमारा वहाँ से हम यहाँ तक आए, तो क्या हमने गति किया? तो यहाँ पे कहेंगे हाँ, क्योंकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए और एक समय अंतराल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे गति कर रहे हैं। अर्थात अगर कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहलाएगी, यानी वो वस्तु गति कर रही है। तो यहाँ पे हम गति के प्रकार में जब जाएंगे तो गति मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। पहला सरल रेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा घूर्णन गति। यहाँ पे हमें मेन सिर्फ सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ना है। सरल रेखीय गति में हम सबसे पहले जानेंगे कि सरल रेखीय गति होती क्या है। तो इसके लिए मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो कि पॉइंट ए पे है और यहाँ से वो पॉइंट बी तक एक सीधी रेखा में गति करती है। यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट ए बी तक कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, तो वस्तु के हम इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अर्थात यदि कोई वस्तु एक सीधी लीनियर लाइन पे यानी सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसे हम एक सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति को भी हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक होती है एक समान सरल रेखीय गति और दूसरा होती है असमान सरल रेखीय गति। जब हम पढ़ेंगे एक समान सरल रेखीय गति, तो एक समान सरल रेखीय गति में ये होती है कि कोई वस्तु एक निश्चित समय में, मतलब पहले टाइम में जो टाइम लिमिट रहेगी समय अंतराल पे, एक निश्चित समय अंतराल पे एक निश्चित दूरी तय करेगी। मतलब पहले समय अंतराल पे जितना दूरी तय करेगी, दूसरे समय अंतराल में भी उतना ही समय अंतराल में और दूसरी बार भी उतना ही दूरी तय करेगी। इसके लिए मान लेते हैं कि वस्तु पॉइंट ए पे यहाँ पे है। यदि ए से बी तक ये 1 मिनट तक गति करती है और बी से लेकर सी तक मान लेते हैं 1 मिनट को छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम जो समय का मात्रक लेते हैं SI मात्रक वो सेकेंड लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड। ए से बी तक 10 सेकेंड में गई और बी से सी तक फिर ये इसने 10 सेकेंड यात्रा किया। यदि यहाँ पे भी 10 सेकेंड यात्रा कर रही है, यहाँ पे भी 10 सेकेंड यात्रा कर रही है, यदि इन दोनों की लंबाई बराबर होती है, मान लेते हैं अगर ये 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर है, तो इस वस्तु की जो गति कहलाएगी वो एक समान सरल रेखीय गति कहलाएगी, क्योंकि वो एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय कर रही है। मतलब 10 सेकंड में पहले 10 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय की और दूसरे 10 सेकंड में भी 20 मीटर दूरी तय की। इस प्रकार की गति को एक समान सरल रेखीय गति कहते हैं, जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। इसका जो दूसरा टाइप है वो ये है कि कोई वस्तु यदि एक निश्चित समय अंतराल में, मतलब समान अंतराल सेम रहेगा परंतु दूरी अलग अलग तय करेगी, तो उसे एक असमान सरल रेखीय गति कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट x है और यहाँ से ये y है और यहाँ से एक पॉइंट z है। कोई वस्तु x से y तक 10 सेकंड चलती है और y से z तक 10 सेकंड चलती है। दोनों का समय समान है, बट मान लेते हैं कि यहाँ पे ये दूरी 10 मीटर तय कर रही है और यहाँ पे ये B से C तक ये 15 मीटर तय कर रही है। यहाँ पे वस्तु का समय अंतराल
10 सेकेंड और 10 सेकेंड सेम है, बट इसके द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग है। तो वस्तु के इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं, असमान रेखीय गति कहते हैं। इसको हम अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करती है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को असमान सरल रेखीय गति कहते हैं। गति के अंतर्गत हमें इतना ही पढ़ना था और गति में बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे दूरी के बारे में। दूरी क्या होती है? दूरी क्या है? मान लेते हैं हमें बनारस से लखनऊ जानी है, तो हम लखनऊ जाने के लिए कई रास्ते चुन सकते हैं। जैसे बनारस से पहले अयोध्या चले गए, अयोध्या से लखनऊ चले गए, या फिर वही हम वहाँ से न जा कर के पहले बनारस से चले गए इलाहाबाद घूमने, इलाहाबाद से फिर चले गए लखनऊ चले गए। या फिर एक रास्ता और है कि हम सीधे बनारस से शुरू किए और डायरेक्ट लखनऊ ही पहुँच गए। यहाँ पे हम कई तरह से जा सकते हैं। अगर हम इलाहाबाद होते लखनऊ जाते हैं तो हमें हमारा जो दूरी आएगा, मान लेते हैं हम लखनऊ इलाहाबाद होते हुए लखनऊ तक जाते हैं, तो सबसे पहले हम बनारस से इलाहाबाद जाएंगे, फिर इलाहाबाद से लखनऊ जाएंगे। तो इसमें जो हमारे द्वारा तय की गई दूरी होगी वो सबसे पहले बनारस से इलाहाबाद तक की दूरी लेंगे, फिर इलाहाबाद से लखनऊ तक की दोनों दूरी ऐड कर देंगे। मतलब वहाँ पे जितना भी लंबाई रहेगी, जितना दूरी रहेगी, जितना लंबाई रहेगी इलाहाबाद से सबसे पहले बनारस से शुरू किए, बनारस से इलाहाबाद तक जितना बनारस तक दूरी तय किए तो उसकी दूरी प्लस इलाहाबाद से लखनऊ तक की दूरी, जब दोनों दूरी को जोड़ देंगे तो उसकी कुल दूरी आ जाएगी। तो मान लेते हैं कोई वस्तु, यहाँ पॉइंट ए है जहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ से यहाँ पे कोई बिंदु बी है। एक वस्तु है जो यहाँ से 5 मीटर ऊपर जाती है, फिर यहाँ से जाती है, यहाँ सी मान लेते हैं, यहाँ डी, यहाँ पे बी। ये है 10 मीटर, ये है 5 मीटर। तो कोई वस्तु है जो पहले ए से सी तक जाती है, सी से डी तक जाती है और डी से बी तक जाती है। तो इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी जो होगा इन सबको जोड़ देंगे, यानी 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 5 मीटर, यानी 10 और 5 15 और 5 20 मीटर। तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ लंबाई को, पथ कुल लंबाई को, रास्ते की जो कुल लंबाई रहेगी वो उसकी दूरी कहलाती है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है जो ए से शुरू की है अपना यात्रा, ए से शुरू की और बी तक जाती है, मतलब ए से गति शुरू की और अंत में बी तक जाती है। इसका प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ए है और अंतिम बिंदु बी है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। इसके बीच की जो दूरी हो, इसके बीच की जो कुल लंबाई होगी वो उसकी दूरी कहलाएगी। और यह हो गई दूरी। दूरी एक अदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इसका दूरी का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। दूरी का मात्रक मीटर होता है और यह एक अदिश राशि है। अब हम चलते हैं विस्थापन की ओर। विस्थापन में भी मान लेते हैं कोई पॉइंट है यहाँ पे ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी। कोई वस्तु यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ से यहाँ गई। मान लेते हैं फिर एक दूसरी वस्तु है जो यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई।
और एक सीधे ए से बी तक जाती है। तो इसमें तीनों वस्तु का जो विस्थापन जब लेंगे, यहाँ पे हो चाहे इस डायरेक्शन से जाए, इस रास्ते से जाए, या फिर इस रास्ते से जाए, या फिर इस रास्ते से जाए, इसका विस्थापन, तीनों का विस्थापन जो होगा वो बराबर होगा। विस्थापन के लिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के बीच की न्यूनतम लंबाई को लेते हैं। अर्थात विस्थापन के लिए हमें विस्थापन को परिभाषित करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। अगर हमें ए से बी तक इसमें विस्थापन निकालना हो तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ से इसको मिला देंगे। इसके लिए थोड़ा हम अलग बना देते हैं, क्योंकि दूरी वहाँ पे है, यहाँ पे विस्थापन लिखा है। तो इसके लिए एक और फिगर बना देते हैं। इधर मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। कोई वस्तु 5 मीटर इधर चलती है, फिर 10 मीटर इधर चलती है, और 5 मीटर फिर इधर चल के बिंदु बी तक पहुँचती है। ये हो गया 5 मीटर, ये हो गई 10 मीटर, और ये हो गई 5 मीटर। तो इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी जो होगा 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 5 मीटर, यानी कुल मिला के इसकी दूरी जो होगी वो हो जाएगी 20 मीटर। लेकिन यही जब हम पूछे कि इसका विस्थापन कितना हुआ, उस वस्तु का विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन के लिए हम इसके शॉर्टेस्ट मतलब न्यूनतम लंबाई लेंगे। यानी यहाँ से ए को हम बी से एक सीधी लाइन से मिला देंगे, और जब सीधी लाइन से मिलाएंगे तो ये जब मेरा 10 मीटर है तो ये भी मुझे 10 मीटर प्राप्त होगा। तो जब हम विस्थापन निकालने लगेंगे तो यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है। विस्थापन में हमारा कुछ छूट गया है। इसमें छूटा है कि हाँ, विस्थापन का मात्रक वही होता है जो दूरी की मात्रक होती है। विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। क्योंकि इसमें दिशा परिमाण के साथ साथ विस्थापन को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। चूँकि विस्थापन सदिश राशि है तो इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो हम सीखते हैं कि विस्थापन का मान कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा तथा कब शून्य होगा। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि कोई वस्तु है, यहाँ पे पॉइंट ए पे और यहाँ कोई पॉइंट बी है। यहाँ ए से बी तक जाती है, इसकी लंबाई 10 मीटर है, और फिर बी से सी तक वापस आ जाती है। इसकी लंबाई 5 मीटर है। यदि कोई वस्तु ए से बी तक जाती है, बी से फिर सी तक आती है, तो उसका विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन निकालेंगे। तो दूरी निकालेंगे तो पहले कुल पथ लंबाई होती है। दूरी के लिए कुल पथ लंबाई होती है, मतलब वस्तु जितनी भी दूरी तय की है, जितनी भी लंबाई तय की है, उसको जोड़ देंगे तो उसका दूरी आ जाएगी। तो जब हम दूरी निकालेंगे इसका, तो दूरी बराबर हो जाएगा ए से बी तक की कुल लंबाई जो कि 10 मीटर है, प्लस बी से सी तक की कुल लंबाई जो कि 5 मीटर है। यानी इसका दूरी जो हो जाएगा वो 15 मीटर होगा। और जब हम इसका विस्थापन निकालने लगेंगे तो सबसे पहले ए से बी तक चली विस्थापन के लिए, ए से बी तक चली 10 मीटर, और जस्ट पहले ए से बी तक गई, फिर बी से सी तक इसके विपरीत डायरेक्शन में आ रही है, मतलब इसके विपरीत दिशा में आ रही है। इस वजह से ये जो 5 मीटर है वो माइनस में 5 मीटर हो जाएगी, -5 बराबर इसका विस्थापन जो हो जाएगा वो 5 मीटर। ये हो गया दूरी और विस्थापन। अब हम देखते हैं कि हमें विस्थापन 0 कब मिलता है।
अच्छा, यहाँ पे मान लेते हैं दूसरा कंडीशन लेते हैं। कोई वस्तु है जो कि वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है। कोई वस्तु है जो यहाँ से गति करना शुरू की और फिर एक चक्कर लगा करके पुनः यहीं पे आ गई। तो इसके द्वारा हम निकालेंगे दूरी की, इस वस्तु के द्वारा दूरी कितनी तय की गई और विस्थापन कितनी तय की। अर्थात यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूम रही है और वो अपना पूरा एक चक्कर लगा के जहाँ से अपनी गति को स्टार्ट की थी वहीं पे पहुँच जाती है, तो उसमें हम दूरी और विस्थापन दोनों ज्ञात करेंगे। इसका दूरी कितना होगा, मान लेते हैं ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या r है। जब हम इसका दूरी निकालेंगे तो यहाँ से इसकी कुल पथ लंबाई, तो अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो इसका परिधि, इसके जो वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई हो वो इसकी परिधि है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। यह हो गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अब जब हम इसका विस्थापन निकालने लगेंगे, विस्थापन, चूँकि वस्तु यहीं से स्टार्ट की थी और पुनः यहीं पे आ गई, तो इसके प्रथम प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु भी यही है, तो इनके बीच की कुछ लंबाई है, तो कहेंगे नहीं। अर्थात इसका विस्थापन जो है वो कितना हो गया, 0। ये हो गया विस्थापन 0। अब देखेंगे एक कंडीशन और, देखते हैं कि विस्थापन ऋणात्मक कब होगा, नेगेटिव कब होगा। तो उसके लिए मान लेते हैं तीसरा, कोई पॉइंट A यहाँ पे है, यहाँ से कोई वस्तु B तक जाती है, यहाँ पे A है, A से B तक जाती है, फिर यहाँ से B से होते हुए इसके विपरीत दिशा में C तक आती है। यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो आपका है 20 मीटर, और A से B तक का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 10 मीटर। तो इसका जब दूरी निकालेंगे, वस्तु, सबसे पहले वस्तु A से, इसका प्रारंभिक बिंदु A है, A से B तक जाती है, फिर B से C तक आती है। तो जब इसका दूरी निकालने लगेंगे तो A से B तक तय की गई कुल लंबाई यहाँ पे 10 मीटर हो जाएगा, और प्लस B से C तक आ रही है 20 मीटर। इसके द्वारा तय की गई जो दूरी हो जाएगी वो 30 मीटर हो जाएगी। और यही जब इसका विस्थापन निकालने लगेंगे तो पहले A से B तक दूरी तय की 10 मीटर प्लस में, और B से पुनः इसके विपरीत दिशा में C तक आ रही है 20 मीटर, यानी ये जो इधर गए प्लस में, तो जब इधर आने लगेंगे वापस विपरीत दिशा में दूरी तय करेंगे तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस 20 मीटर, यानी इसका विस्थापन जो होगा वो माइनस 10 मीटर। तो ये हम दूरी और विस्थापन पढ़े। इसमें एक सवाल आप सभी से मेरा है, जो आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं लगा पाते हैं तो मैं कल बताऊंगा। खैर इतना बता दिया तो संभवतः हमें उम्मीद है कि आप सब लगा ही लेंगे। मान लेते हैं कोई वस्तु जो है वो वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है, जिसकी त्रिज्या r है, r बराबर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई वस्तु है जो वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है और r का मान जो है, जो यानी अर्थात वृत्त की त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और वस्तु को वृत्त की एक चक्कर पूरा करने में उसे 30 सेकेंड का समय लगता है। तो उस वस्तु के द्वारा 2 मिनट 30 सेकेंड में, सॉरी 2 मिनट 15 सेकेंड में तय की गई दूरी तथा उसका विस्थापन कितना होगा, आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। कल हम इसके बारे में बताएंगे
जो आज सवाल पूछे हैं उसको बताएंगे कि अगर r 5 मीटर त्रिज्या है और वृत्ताकार पथ पे गति कर रही है और उसको एक चक्कर पूरा करने में 30 सेकेंड लग रहा है, तो 2 मिनट 15 सेकेंड में वह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी और उसका विस्थापन कितना होगा। इसके साथ ही कल हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।